कहानी की शुरुआत एक गहरे और गंभीर विचार से होती है। हर इंसान के अंदर जीने की एक गहरी चाहत होती है, लेकिन क्या ये चाहत किसी को नरक के दरवाजे तक ला सकती है? दृश्य बदलता है और हमें हड्डियों, खोपड़ियों और टूटी हुई तलवारों का एक खौफनाक ढेर दिखाई देता है, मानो यहाँ कोई भयानक युद्ध हुआ हो। हमारा मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट, जो काले लिबास में बेहद कूल और खतरनाक लग रहा है, मन ही मन सोचता है, अगर जीने की वह चाहत न होती तो मैं इन तमाम मुश्किलों और दर्दनाक रास्तों को पार करके यहाँ तक कभी नहीं आता। ये उसका पहला प्रयास नहीं है, वो एक रिग्रेसर या चैलेंजर है जो बार बार मरा है, लेकिन आज की रात अलग है। वो पूरे 99 बार फेल होने के बाद आज अपनी 100वीं कोशिश में यहाँ पहुंचा है। सामने एक विशाल और भव्य दरवाजा है जिसके पीछे उसका अंतिम लक्ष्य छिपा है। स्क्रीन पर फ्लैश होता है अंतिम दौर, 20वां राउंड। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, रोशनी से चमकते हुए विशालकाय पत्थर के राक्षस यानी गार्डियन गोलेम्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे दिखने में किसी पंख वाले योद्धा जैसे हैं, लेकिन बेहद खतरनाक है। किरदार समझ जाता है कि ये रखवाले उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं और उसे आसानी से आगे नहीं जाने देंगे। लड़ाई शुरू होती है। हमारा हीरो अपनी जानलेवा स्किल का इस्तेमाल करता है। सील ऑफ डेथ, मृत्यु की मुहर। आसमान में खून जैसी लाल आंख और खोपड़ी का एक निशान चमक उठता है जो दुश्मन पर लॉक हो जाता है। इस जादुई मुहर की खासियत यह है कि इसके बाद होने वाला अगला हमला 100% ज्यादा डैमेज, नुकसान देगा। गार्डियन उस पर भारी हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन हीरो अपनी अगली स्किल एक्टिवेट करता है, नाइट ऑफ डेथ, मौत की रात। चारों तरफ घाना कालिख जैसा अंधकार छा जाता है। गोलेम्स पूरी तरह अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस अंधेरे का फायदा उठाकर हीरो हवा में लहराते हुए उनके चीथड़े उड़ाना शुरू कर देता है। इस बॉस राउंड इतना आसान नहीं होता। अचानक पासा पलटता है, गोलेम्स पर अंधेरे का असर खत्म होता है और वे एक साथ जादुई तत्वों, एलिमेंट्स से हमला कर देते हैं। चारों तरफ से बर्फीले तीर और आग की भयंकर लपटें हीरो की तरफ बढ़ने लगती हैं। हमले इतने तेज हैं कि हीरो को पीछे हटना पड़ता है। वह अपनी स्पीड बढ़ाने का फैसला करता है, स्पीड इंक्रीज। वह हवा में इतनी तेजी से मूव करता है कि दुश्मन उसका पीछा नहीं कर पाते। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग मुझे छू भी नहीं पाओगे। पर तभी जमीन पर एक नीले रंग का विशाल जादुई घेरा, मैजिक सर्कल, चमक उठता है। हीरो जाल में फंस चुका है, वह चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा। अगले ही पल एक विशालकाय बर्फ का पहाड़, आइस पिलर, उसे अपने अंदर जमा लेता है। एक जोरदार धमाका होता है और ऐसा लगता है कि हीरो का खेल खत्म हो गया। गोलेम्स को लगता है कि वे जीत गए, लेकिन बर्फ के उस विशाल पहाड़ के अंदर हीरो की लाल आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। वो अपनी सबसे विनाशकारी तलवारबाजी की तकनीक का इस्तेमाल करता है, मूनलाइट डिस्ट्रक्शन, चांदनी का विनाश। एक जबरदस्त धमाके के साथ बर्फ का पहाड़ टूटकर बिखर जाता है। हीरो सुरक्षित बाहर निकल आता है, हालांकि वो मानता है कि ये हमला वाकई करीबी था और उसे चोट लग सकती थी। अब वो थक चुका है। वो जानता है कि अगर वो एक एक करके इनसे लड़ता रहा तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। वो अपनी पूरी ताकत को अपनी डरांती साइथ जैसे हथियार में इकट्ठा करता है और चिल्लाता है, रेड मून, लाल चांद। एक भयानक लाल रंग की ऊर्जा का ब्लास्ट होता है जो पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लेता है। सभी गार्डियन गोलेम्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वे जमीन पर ढह जाते हैं। धूल का गुबार शांत होता है। हीरो अपनी दरांती को कंधे पर रखता है और एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, उफ, आखिरकार ये सब मर गए। सामने अब रास्ता साफ है। वो उस विशाल दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है जिसके पीछे अंतिम रहस्य छिपा है। वो उत्सुक है ये जानने के लिए कि आखिर ये गार्डियंस अपनी जान की बाजी लगाकर किस चीज को छुपा रहे थे। वह कदम आगे बढ़ाता है और एक विशाल प्राचीन मंदिर जैसे दिखने वाले गेट के सामने पहुंच जाता है। अंदर का माहौल एकदम रहस्यमयी और डरावना है। एमसी सोचता है, क्या मुझे इस दरवाजे के पार जाना होगा या फिर अंदर से कोई आफत मेरा स्वागत करने बाहर आने वाली है? लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। वह अपने खूंखार और विशाल लाल काले रंग के धारदार हथियार साइथ को कसकर पकड़ता है और खुद को तसल्ली देता है कि जो भी होगा देख लेंगे। वह जैसे ही बॉस रूम के ठीक सामने कदम रखता है, उसकी आंखों के सामने एक नीली होलोग्राफिक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस पर लिखा था, बॉस रूम प्रवेश की शर्त 1 बाभाच। इस बॉस रूम को खोलने के लिए यहाँ कम से कम 5 खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है। एमसी का दिमाग पूरी तरह भन्ना जाता है। क्या सिर्फ एक खिलाड़ी? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, सिस्टम की एक और ठंडी और बेरहम वार्निंग गूंजती है। शर्त पूरी न होने की वजह से खिलाड़ी को अगले 5 सेकंड में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चारों तरफ से एक सुनहरी और जानलेवा जादुई रोशनी
रोशनी एमसी को एक पिंजरे की तरह जकड़ लेती है। वह गुस्से और बेबसी से चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? इस कमीनी शर्त के बारे में तो पहले कभी किसी ने कुछ नहीं बताया था। तुम हरामखोरों ने मेरे साथ धोखा किया है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 4, 3, 2, 1। एमसी का शरीर राख में बदलने लगता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सोचता है, क्या मेरी इतनी सालों की मेहनत का अंत इस तरह होगा? लेकिन तभी उसका पुराना रूल ऑफ रिग्रेशन, समय वापसी की जादुई शक्ति एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन रिग्रेशन की शर्तों के पूरा होने के कारण उसे वापस समय में पीछे भेजा जा रहा है। ट्विस्ट ये था कि ये इस रूल का 100वां और आखिरी इस्तेमाल था। इसके बाद ये शक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसी के साथ शुरू होती है एमसी की 100वीं और आखिरी समय वापसी, रिग्रेशन। आंखें झपकते ही मंजर पूरी तरह बदल जाता है। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती लाइटें और नए साल का जश्न मनाती एक भारी भीड़। एमसी सीधे अतीत की दुनिया में उस मनहूस गेम के शुरू होने से ठीक 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है। स्टेज पर खड़ा एंकर चिल्ला रहा है, चलो दोस्तों, एक साथ नए साल की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। भीड़ के बीच खड़ा हमारा एमसी गुस्से से उबल रहा है। उसके शरीर से नीली आग जैसी जादुई तरंगे निकल रही है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसता है और सोचता है, धत, मैं सच में वापस आ गया उस समय में जब मैं उस नरक जैसे गेम में पहली बार फंसा था। पिछली बार मैं 20वें राउंड तक पहुंच गया था। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस समय को यहीं रोक देता। लेकिन अब वो समझ चुका था कि अकेले लड़कर वो कभी गेम को खत्म नहीं कर पाएगा। बॉस रूम को पार करने के लिए उसे अपने साथ 4 और लोगों को जिंदा आखिरी राउंड तक ले जाना ही होगा। वो अपने आसपास की भीड़ को देखते हुए सोचता है, इस बार गेम को हर हाल में खत्म करना है। पर सवाल ये है कि मैं किन 4 बकरों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी उसका ध्यान पास में खड़े लड़कों के एक ग्रुप पर जाता है। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि स्कूल के वो अमीर और घमंडी बुली थे जो सीधे साधे बच्चों को सताते थे। उनका लीडर ह्वांग योंगमिन अपने दोस्तों से शेखी बघार रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा। योंगमिन का एक दोस्त हंसते हुए उससे पूछता है, वैसे योंगमिन, स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हारे उस पर्सनल शटल गुलाम का क्या होगा? योंगमिन एक कमीनी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं उस भिखारी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जब तक मेरा मन करेगा मैं उसके साथ खेलता रहूंगा। तभी उसका एक दोस्त दूर खड़े हमारे एमसी की तरफ इशारा करता है, अरे देख, वो रहा तुम्हारा गुलाम। लेकिन आज ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? योंगमिन अकड़ते हुए एमसी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो एमसी की आंखों में देखता है उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। एमसी की आंखें ठंडी, कातिलाना और नफरत से भरी हुई थी। योंगमिन थोड़ा सकपका जाता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, अरे छोड़ो यार, आज नए साल का पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। वो लोग हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिस लड़के को वो कमजोर समझ रहे थे वो मौत के मुंह से 99 बार वापस लौट कर आया है। ठीक रात के 12 बजते ही आसमान का रंग पूरी तरह बदल जाता है। बादलों को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत सुनहरे और सफेद पंखों वाली परी नीचे उतरती है। लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोई सोचता है कि ये नए साल का कोई स्पेशल इवेंट है तो कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। एमसी की आंखें ठंडी, कातिलाना और नफरत से भरी हुई थी। उसको बात करने में अत्यात्या जागरे। भले ही मैं इसे 99 बार देख चुका हूँ, फिर भी मुझे इसके इस चेहरे से सख्त नफरत है। वो परी अपने चेहरे पर एक शातिर और करूर मुस्कान लाती है। वो नीचे खड़े इंसानों को देखती है और बड़ी हिकारत से कहती है, कचरे जैसे इंसानों, ऐसा लगता है कि तुम सब मेरा ये कीला रूप देखकर पूरी तरह पागल हो चुके हो। पर अच्छा होगा कि अपने इस छोटे से दिमाग में फालतू की बातें न सोचो, क्योंकि मुझे तुम जैसे कीड़ों के साथ वक्त बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सब हमारे लिए पिंजरे में बंद बंदरों से ज्यादा कुछ नहीं हो। भीड़ में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शराब के नशे में धुत है गुस्से में चिल्लाता है, ए नौटंकी, कौन है तू? यहाँ परी का नाटक करके क्या बकवास कर रही है? हवा में उड़ने वाले एक टिश्यू पेपर जैसी औकात है तेरी, ज्यादा नखरे मत दिखा। परी की आंखों में एक भयानक लाल चमक पहुंचती है। वो बस अपनी उंगली से एक हल्का सा इशारा करती है और अगले ही पल ब्लास्ट, बैंग, उस चिल्लाने वाले आदमी का सिर तरबूज की तरह हवा में फट जाता है। हर तरफ खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं और उसके पास खड़ी एक लड़की खून से लथपथ होकर चीखने लगती है। पूरी भीड़ में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। परी अपनी उंगली को देखते हुए
हुए ठंडे स्वर में कहती है, कितने अफसोस की बात है, एक मामूली कीड़े की इतनी हिम्मत कि वो मुझ जैसी महान हस्ती से इस लहजे में बात करे। तुम इंसानों को मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, इसलिए चुपचाप अपनी औकात में रहो, अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा सिर भी इस कचरे की तरह हवा में उड़ा। समझ रहे हो ना कि क्या चल रहा है? तुम तुच्छ इंसानों को आखिर क्या ही पता होगा। इंसानों को डराने के बाद देवदूत अपनी परों को फैलाती है और कहती है, चलो अब मैं हर एक चीज समझाऊंगी, इसलिए अपने कान खोलकर ध्यान से सुनो। भीड़ में खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर रुइमिन राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही वो मन ही मन थोड़ा ऊब चुका है। वो सोचता है, क्या मुझे यह स्पष्टीकरण फिर से सुनना पड़ेगा, जिससे हिंट मिलता है कि वो समय में पीछे आया है या इस लूप को पहले देख चुका है। देवदूत घोषणा करती है, ठीक है, अब से हम एक खेल खेलेंगे। अगले 20 राउंड के लिए हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारी आत्माओं को एक नए आयाम डायमेंशन में भेजा जाएगा ताकि तुम इस खेल में भाग ले सको। देवदूत अपनी जानलेवा मुस्कान के साथ आगे बताती है, तुम इंसानों को वहां जाकर सिर्फ एक काम करना होगा, दिए गए मिशनों क्वेस्ट्स को पूरा करना। अगर तुम उन मिशनों को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें शानदार पुरस्कार मिलेंगे और तुम अपनी असली दुनिया में वापस लौट पाओगे। यह सुनकर भीड़ में खड़े लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। लोग आपस में बात करने लगते हैं, यह लड़की किस बारे में बात कर रही है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मिशन पूरा कर ले तो यह हमें जिंदा छोड़ देगी। तभी देवदूत उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए एक बड़ा ट्विस्ट देती है, लेकिन याद रखना, अगर तुम मिशन पूरा कर भी लो तो भी हर कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि मैं मिशन पूरा करने की स्पीड के आधार पर केवल आधे प्रतिभागियों टॉप 50% की ही जान बख्शूंगी। ये सुनते ही पूरी भीड़ में मातम छा जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, असंभव, ये कैसे हो सकता है? इंसानों को तड़पता देख देवदूत मजे लेते हुए कहती है, अरे तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी को इस नर्क में नहीं ले जा रही हूँ। दुनिया भर के केवल 15 से 29 साल की उम्र के युवा ही इस खेल में भाग लेंगे। भीड़ में चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लेकिन हमारा हीरो रियोमिन बिल्कुल शांत खड़ा है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है, मुझे नहीं पता था कि 20 साल का होते ही मुझे इस खेल को लगातार 100 बार खेलना पड़ेगा। जी हाँ, हमारा हीरो 100वीं बार इस गेम को रीप्ले कर रहा है, यानी वो इस गेम का अल्टीमेट गॉड बनने वाला है। उम्र की पाबंदी सुनते ही भीड़ में से एक उम्रदराज आदमी खुशी से पागल हो जाता है। मैं बच गया, मैं तो 29 साल से बड़ा हूँ, मैं बच गया। उसे देखकर पास खड़ा एक लड़का गुस्से में भड़क जाता है, धत तेरे की बुढ़े, तुझे अपनी जान बचने की इतनी खुशी है? यहाँ बाकी लोगों की जान दाम पर है और तू आग में घी डाल रहा है। अपनी बकवास बंद कर। क्या तुझे स्थिति समझ नहीं आ रही? क्या तूने उस आदमी का सिर फटते हुए नहीं देखा? इस ड्रामे के बीच देवदूत चुटकी बजाती है तो कुल मिलाकर 1,801,20,290 प्रतिभागी हुए। ठीक है, स्पष्टीकरण खत्म। तो क्या अब हम खेल शुरू करें? जैसे ही गेम शुरू होता है सब कुछ सफेद रोशनी में बदल जाता है। रियोमिन खुद को एक जादुई अंधेरे कमरे में पाता है। देवदूत की आवाज गूंजती है, तुम सभी अपने अपने व्यक्तिगत स्पेस में प्रवेश कर चुके हो। आत्मा स्थानांतरण सोल ट्रांसफर से पहले तुम्हें अपने शरीर को एक नया रूप देना होगा। ये एक प्रकार का कैरेक्टर कस्टमाइजेशन है। मौका सिर्फ एक है, सोच समझकर चुनना। रियोमिन बिना सोचे समझे अपने पुराने रूप को चुनता है। खैर, मैं तो वही पुराना रूप ही चुनने वाला हूँ। वो स्क्रीन पर अपना इन गेम नाम टाइप करता है। ब्लैक साइट बहुत ही आगे में शामिल है। एक जोरदार चमक के साथ रियोमिन का रूप बदल जाता है। उसके काले बिखरे हुए बाल और लाल आंखें आ जाती हैं। वो अपने हाथों को देखता है और सोचता है, 12वीं बार के बाद से मेरा यही रूप रहा है, इसलिए अब ये सचमुच मेरे अपने असली शरीर जैसा महसूस होता है। और इसी के साथ ये मेरा 100वां मौका है। जैसे ही कैरेक्टर कस्टमाइजेशन खत्म होता है सारे खिलाड़ी एक खूबसूरत हरी भरी वादी अदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, वाह ये कौन सी जगह है? क्या हम सच में किसी दूसरे आयाम में आ गए? लोग अपने बदले हुए शरीरों को देखकर खुश होने लगते हैं। अरे मेरा शरीर सचमुच बदल गया, मैंने अपना चेहरा एक मशहूर एक्टर जैसा बना लिया। कैसा लग रहा हूँ? रियोमिन भीड़ को देखकर मन ही मन हंसता है। पीसी का स्मर्क। वो सोचता है, हमेशा की तरह सबने खुद को कूल और सुंदर बना लिया, लेकिन अगर तुम में जरा भी अक्ल होती तो तुम ऐसा नहीं करते। इस दूसरी दुनिया का नियम है, ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करता है। अगर तुम्हारा रूप बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला होगा तो तुम आसानी से दुश्मनों के निशाने पर आ जाओगे। और याद रखो, यहाँ मरे तो असली दुनिया में भी मौत
की है। तभी रियोमिन की नजर भीड़ में खड़े एक बड़े तगड़े मस्कुलर आदमी पर पड़ती है। रियोमिन मुस्कुराता है, चलो उसके आने का समय हो गया। वो रहा हुआंग योंगमिन। उम्मीद के मुताबिक उसने खुद को एक बॉडी बिल्डर की तरह तगड़ा बना लिया है। तभी आसमान में देवदूत दोबारा प्रकट होती है। तुम्हारे चेहरे देखकर लगता है कि तुम्हें अपने नए अवतार पसंद आए हैं। तुम्हारे डरे हुए चेहरे देखकर मजा आ गया। इस एरिया में कुल 1800 2910 लोग हैं, यानी सियोल के सारे युवा यही हैं। लोग हैरान होते हैं कि क्या सिर्फ इतने ही लोग खेल रहे हैं। देवदूत गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ यही एक जगह है? ऐसी और भी कई जगह हैं जहां दूसरे देवदूत बाकी इंसानों के साथ गेम शुरू कर चुके हैं। वो आगे कहती है, चलो अब गेम शुरू करने से पहले अपने दिमाग में स्टेटस विंडो कहो। रियोमिन अपने दिमाग में स्टेटस विंडो खोलता है। नाम रियोमिन, उपनाम ब्लैक साइट, लेवल 1, क्लास कोई नहीं, स्टैट्स स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी, लक, सब कुछ शुरुआती लेवल पर है। ये देखकर रियोमिन एक ठंडी सांस लेता है। ये देखकर हमेशा मेरी आह निकल जाती है। देवदूत हंसते हुए कहती है, अगर तुमने पहले कभी कोई आरपीजी गेम खेला है तो तुम जानते होगे कि इस वक्त तुम सब कितने बड़े कचरे और कमजोर हो। देवदूत खिलाड़ियों को लालच देते हुए कहती है, अगर तुम जिंदा रहकर सभी 20 राउंड पार कर लेते हो तो तुम न सिर्फ इस खेल से आजाद हो जाओगे बल्कि तुम्हारी एक कोई भी इच्छा विश पूरी की जाएगी। ये सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। एक इच्छा? सच में भाई, अगर मैं पहले नंबर पर आया तो अमीर बन जाऊंगा। देवदूत कहती है, चलो शुरुआत के लिए मैंने तुम्हारे इन्वेंट्री में एक गिफ्ट रखा है, अपनी इन्वेंट्री खोलो। सब लोग जैसे ही इन्वेंट्री खोलते हैं उनके हाथ में एक लाल रंग का चमकदार पत्थर आता है। लोग कहते हैं, एक रैंडम बिशन रून। देवदूत समझाती है, इस रैंडम रून का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, वो भी सिर्फ लेवल 1 पर। इसे हाथ में पकड़ो और दिमाग में कहो यूज। जैसे ही खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं कईयों के चेहरे उतर जाते हैं। देवदूत ठहाका मारकर हंसती है, परिणाम जो भी हो तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा क्योंकि आखिर वो तुम्हारा भाग्य है। अब आता है असली तबाही का मंजर। देवदूत चुटकी बजाती है और सबके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है। जानिए राउंड 1 मिशन। प्रत्येक खिलाड़ी को 100 गॉब्लिन मारने हैं। इस एरिया के खिलाड़ी 10,286। तभी मैदान के बीचों बीच एक हरा, खूंखार और नुकीले हथियारों से लैस मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होता है। लोग उसे देखकर बचकाना व्यवहार करने लगते हैं। अरे देखो, क्या वो एक गॉब्लिन है? भाई सच में लग रहा है जैसे हम किसी वर्चुअल रियलिटी गेम में हैं। क्या किसी कंपनी ने हमें बिना बताए टेस्ट करने के लिए किडनैप किया है? आसमान से देवदूत की डरावनी हंसी गूंजती है। उत्साहित होने की जरूरत नहीं है बेवकूफों, क्योंकि अभी तो सारे गॉब्लिन आए भी नहीं है। अचानक आसमान से पीली रोशनी की बरसात होती है और एक के बाद एक हजारों गॉब्लिन प्रकट होने लगते हैं। खिलाड़ियों के होश उड़ जाते हैं। रूरो को ये कैसी संख्या है? 10,000 इंसानों के सामने 50,000 गॉब्लिन्स की भूखी फौज खड़ी थी। देवदूत चिल्लाती है, चलो मौत के इस खेल में अपनी जान के लिए लड़ो। और गॉब्लिन्स चीखते हुए इंसानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घ्या! गॉब्लिन्स को अपनी तरफ आता देख इंसानों में भगदड़ मच जाती है। लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, बाप रे, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, दूर हटो, मम्मी बचाओ। लेकिन इस डरपोक भीड़ के बिल्कुल उलट हमारा हीरो रियोमिन ब्लैक साइट बिना किसी डर के अपने हाथ में एक छोटा चाकू लिए सीधे गॉब्लिन्स की फौज की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। भीड़ में खड़े लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इस लड़के को क्या हुआ है? ये भागने के बजाय मॉन्स्टर की तरफ चलकर जा रहा है। ओए पागल, रुक जा, आगे जाना मौत को दावत देना है। रियोमिन उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वह अपनी आंखें बंद करता है। गॉब्लिन हवा में उछलकर उस पर हमला करने ही वाला होता है। रियोमिन मन ही मन सोचता है, जब आप किसी ग्रुप या समाज का हिस्सा होते हैं तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही गॉब्लिन उसके करीब आता है रियोमिन की आंखें बिजली की तरह चमकती है। वह एक झटके में हवा में लहराते हुए गॉब्लिन पर ऐसा जानलेवा वार करता है कि गॉब्लिन के परखच्चे उड़ जाते हैं। विक स्लैश! वहाँ खड़े सभी खिलाड़ी फटी आंखों से उसे देखते रह जाते हैं। रियोमिन ने अपने पहले ही मूव से यह साफ कर दिया था कि इस गेम का असली राजा कौन होने वाला है। नायक मैदान के बीचों बीच पूरे टैलेंट और स्वैग के साथ खड़ा है। उसका बिखरा हुआ काला उबड़ खाबड़ बाल और कातिलाना लुक किसी प्रोफेशनल हत्यारे जैसा है। तभी आसमान की तरफ देखते हुए वो अपने असली मकसद का खुलासा करता है। उसे नीचे खड़े इंसानों से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस उस आसमान में उड़ने वाली रहस्यमयी एंजल का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। आसमान में बर्फ जैसे सफेद और विशाल पंखों वाली एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक देवदूत प्रकट होती है। उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ है लेकिन उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान है। नायक की इस बेजोड़ ताकत को देखकर वो
अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, हो। नायक समझ जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस काम कर रही है। नायक के सामने दो हरे रंग के बदसूरत गॉब्लिन्स अपने हाथों में खंजर लिए चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन नायक बिना डरे अपने खंजर को बड़ी फुर्ती से उंगलियों में घुमाता है। उसके लिए ये गॉब्लिन्स सिर्फ एक जरिया है अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने का। गॉब्लिन्स नायक के करीब आते ही अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगते हैं। नायक की आंखों में उनके लिए कोई दया नहीं है। वो अपने हथियार को एक खास एंगल पर सेट करता है ताकि एक ही झटके में दोनों का काम तमाम कर सके। नायक की फुर्ती के आगे गॉब्लिन्स की एक नहीं चलती। हवा में नीले और बैंगनी रंग की स्लैशिंग वेव्स गूंजती हैं और दोनों गॉब्लिन्स के शरीर से काले खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। नायक उनके पीछे से बिना एक खरोंच खाए आगे निकल जाता है। ये दृश्य नायक की बेजोड़ स्पीड को दिखाता है। वो इतनी तेजी से मुड़ता है कि जमीन की घास और पत्तियां हवा में तैरने लगती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करने पर है। नायक के इस भयानक प्रदर्शन को देखकर पीछे खड़े आम इंसानों के होश उड़ जाते हैं। एक लड़का अपना सिर पकड़कर हकलाते हुए कहता है, ये तो गजब है। पास खड़ी एक लड़की हैरान होकर चिल्लाती है, क्या तुम सबने वह देखा? आखिर ये बंदा है कौन? ये तो कोई स्पेशल एजेंट लग रहा है। लड़की आगे कहती है कि क्या इसका निकनेम ब्लैक साइट है? ये नाम भी कितना खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूरी पर गेम के सबसे बुनियादी दुश्मन गॉब्लिन्स अंधाधुंध इंसानों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैदान में खड़े कुछ दूसरे लड़के गॉब्लिन्स को देखकर सोचते हैं कि ये तो गेम के सबसे कमजोर दुश्मन हैं। एक लड़का अति आत्मविश्वास में आकर अपने साथी का हाथ पकड़ता है और कहता है, भले ही हम उस ब्लैक साइट जितने मजबूत ना हो, लेकिन एक बार जब हम लड़ना शुरू करेंगे तो ये हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उन लड़कों की ये गलतफहमी अगले ही पल दूर हो जाती है। एक गॉब्लिन अचानक इतनी तेजी से झपटा मारता है कि वो अति आत्मविश्वास से भरे लड़के के चेहरे के ठीक सामने आ जाता है। लड़के की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। गॉब्लिन उस लड़के को जमीन पर गिरा देता है और अपनी डरावनी लाल आंखों और नुकीले दांतों से हंसते हुए उस पर खंजर से वार कर देता है। लड़के के मुंह से सिर्फ एक बेबस चीख निकलती है। ओह, अब पूरा मैदान एक कत्ल खाने में बदल चुका है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हर तरफ से सिर्फ बचाओ, मुझे बचाओ की आवाजें आ रही हैं, लेकिन गॉब्लिन्स बेरहमी से उनका शिकार कर रहे हैं। इस चीख पुकार के बीच नायक ब्लैक साइट बड़े ही शांत अंदाज में एक गॉब्लिन की गर्दन पर वार करता है। उसके चेहरे पर बाकी लोगों की तरह कोई डर या घबराहट नहीं है। वह इस नरसंहार को बहुत करीब से देख रहा है। पूरे मैदान की हरी घास अब इंसानों के लाल और गॉब्लिन्स के काले खून से सन चुकी है। कोई जमीन पर तड़प रहा है तो किसी की पीठ पर गॉब्लिन सवार होकर खंजर घोंप रहा है। ये किसी गेम का नहीं बल्कि साक्षात मौत का नजारा है। इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर गॉब्लिन्स का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गॉब्लिन्स की ताकत उनके छोटे शरीर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये जगह अब एक इन्फर्नो नर्क की आग बन चुकी है। नायक तड़पते और मरते हुए लोगों को देखकर मन में सोचता है कि इस मोड़ पर आकर अब कोई भी बेवकूफ इसे गेम समझने की गलती नहीं करेगा। अब इन इंसानों के दिमाग में सिर्फ एक ही प्रिमिटिव थॉट चल रहा है, जीवित रहना, सर्वाइवल। नायक एक मृत शरीर के पास से गुजरता है जो खून से लथपथ घास पर पड़ा है। वह सोचता है कि जब इंसानों पर मौत का खौफ हावी होता है तो वे बिना किसी दिशा के बस पागलों की तरह भागते हैं। नायक खुद से कहता है कि अपनी पहली जिंदगी में उसने भी यही गलती की थी। नायक के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वह याद करता है कि 2 बार मरने के बाद ही उसे यह कड़वा सच समझ आया था कि इस खौफनाक आयाम डायमेंशन से भागने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ लड़कर ही जीता जा सकता है। अचानक नायक के ठीक पीछे एक गॉब्लिन छलांग लगाता है। नायक मन में सोचता है कि आज के आधुनिक युग के इंसान जिन्होंने कभी एक छोटी बिल्ली या कुत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वे अचानक इन खूंखार मॉन्स्टर्स को कैसे मार पाएंगे। तभी एक अन्य लड़का अपने हाथ में खंजर लिए पूरी तरह कांप रहा होता है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। उसके ठीक सामने एक गॉब्लिन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है, लेकिन उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर आखिरी वार कर सके। वो लड़का कांपते हाथों से बुडाल बुडाल खंजर ऊपर उठाता है। गॉब्लिन नीचे से दर्द में चीख रहा है। नायक दूर से यह देखकर सोचता है कि अगर इन लोगों को इस गेम में जिंदा रहना है तो इन्हें अपनी इस दिमागी सीमा और कमजोरी को तोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन वो लड़का वार करने में बहुत देर कर देता है। जमीन पर पड़ा गॉब्लिन अचानक अपनी आंखें खोलता है जो गुस्से में लाल अंगारे की तरह चमक रही है। गॉब्लिन हवा में उछलकर उस लड़के पर सीधे हमला कर देता है। लड़के के मुंह से एक आखिरी भयानक चीख निकलती है। वो अपनी हिचकिचाहट की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। आसमान से इस
तबाही को देखते हुए वो देवदूत एंजल जोर जोर से हंसने लगती है। हो, वो कहती है कि इंसानों और गॉब्लिन्स की यह लड़ाई कितनी मजेदार है। ये गॉब्लिन्स भले ही बच्चों जितने छोटे दिखते हो, लेकिन जब ये झुंड में खंजर लेकर आते हैं तो आम इंसानों की इनके आगे कोई औकात नहीं रह जाती। लेकिन तभी देवदूत की नजर फिर से नायक पर पड़ती है, जो अकेले ही दर्जनों गॉब्लिन्स के बीच काल बनकर खड़ा है। वो हैरान होकर अपनी नकाब के पीछे से नायक को घूरती है और सोचती है आखिर इस लड़के का क्या चक्कर है। नायक के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकती है। क्वेस्ट प्रोग्रेस 70-100 गॉब्लिन्स ढेर हो चुके हैं। देवदूत ये देखकर हैरान है कि जहां बाकी इंसान एक गॉब्लिन से मर रहे हैं, ये अकेला 70 मार चुका है। देवदूत अपने हाथ में एक जादुई स्क्रीन लेती है और गुस्से में बुदबुदाती है, कितना घटिया सिस्टम है। इसने इस खिलाड़ी की क्वेस्ट प्रोग्रेस के अलावा बाकी सारी जानकारी को ब्लॉक कर रखा है। वह नायक का असली बैकग्राउंड नहीं देख पा रही है। फिर वह मुस्कुराते हुए सोचती है कि भले ही इन मामूली कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों का मार्गदर्शन करना उसके गौरव के खिलाफ है, लेकिन ये लड़का उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वह नायक की लड़ाई को बड़े चाव से देखने लगती है। नायक एक और गॉब्लिन के सिर के आर पार अपना खंजर घोंप देता है। नीले रंग के खून के छींटों के साथ सिस्टम की स्क्रीन बजती है। टिंग, गॉब्लिन मारा गया। अनुभव EXP +4%। सोना गोल्ड, बधाई हो, आपका लेवल बढ़ गया है। क्वेस्ट स्टेटस 75-100 है। नायक अब पूरी तरह से एक लेजेंडरी मोड में आ चुका है। वह अपने चारों तरफ से आ रहे गॉब्लिन्स पर बिजली की रफ्तार से वार करता है। हवा में नीली तलवारों जैसी जादुई रोशनी की लकीरें बन रही हैं। नायक का खंजर गॉब्लिन्स के काले खून से पूरी तरह सन चुका है। वह बड़ी बेरहमी से एक के बाद एक गॉब्लिन्स के टुकड़े करता जा रहा है। उसकी स्पीड इतनी है कि गॉब्लिन्स को मुड़ने का मौका भी नहीं मिल रहा। अब तक इंसानों का शिकार कर रहे गॉब्लिन्स नायक की इस हैवानियत को देखकर खुद पीछे हटने लगते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं और वे डर के मारे अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। नायक उनके सामने अपना खंजर लटकाए खड़ा है। नायक अपने चेहरे से गॉब्लिन का खून पोंछते हुए एक गहरी सांस लेता है। वह मन ही मन सोचता है, चलो अब मैं थोड़ी राहत की सांस ले सकता हूँ। वह अपनी स्टेटस विंडो खोलने का फैसला करता है। नायक के सामने उसकी पूरी कुंडली खुल जाती है। नाम रियोमिन, निकनेम ब्लैक साइट, लेवल 4, स्टैट पॉइंट्स 6 उपलब्ध है। नायक बिना सोचे समझे अपने सभी 6 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है। टिंग टिंग, वह जानता है कि एजिलिटी न केवल हमले और दौड़ने की गति बढ़ाती है, बल्कि दुश्मन के वार से बचने, डॉज की क्षमता को भी आसमान पर पहुंचा देती है। गेम की शुरुआत में इससे जरूरी कुछ नहीं है। नायक अपने हाथ में खंजर को घुमाते हुए बचे हुए गॉब्लिन्स की तरफ देखता है। वह सोचता है कि देवदूत का ध्यान खींचने के लिए उसने काफी अच्छा ड्रामा कर लिया है। अब इस पहले राउंड को जल्दी से खत्म करने का समय आ गया है। एक गॉब्लिन गुस्से में चिल्लाते हुए नायक की तरफ आखिरी बार कूदता है। नायक ठंडे दिमाग से उसकी तरफ उंगली दिखाता है और कहता है, क्या तुम मुझ पर हमला करने आ रहे हो? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। नायक हवा में एक जोरदार राउंड हाउस स्लैश, सर्कुलर स्लैश मारता है और एक साथ कई गॉब्लिन्स के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। तभी गोल्डन अक्षरों में स्क्रीन चमकती है। टिंग, क्वेस्ट प्रोग्रेस 100 और 100, बधाई हो, आपने पहला राउंड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नायक के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी का घेरा बन जाता है। वह मुस्कुराते हुए सोचता है कि पहला राउंड बेहद आसान था। तभी एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट होती है, बधाई हो, आपने अपने जोन में रैंक 1 हासिल किया है। महाबधाई, आपने दुनिया के सभी जोन को मिलाकर भी रैंक 1 हासिल किया है। नायक का टाइम रिकॉर्ड 21 सेकंड बहारा है, यानी मात्र 10 मिनट 21 सेकंड था। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उसे 2 बम्पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक, अपने जोन में टॉप करने के लिए लोवेस्ट रैंक रेयर वेपन सिलेक्शन कूपन। पूरी दुनिया में टॉप करने के लिए एक चमचमाता हुआ सोने का स्पेशल रिवॉर्ड सिलेक्शन बॉक्स। नायक अपनी वेपन स्क्रीन खोलता है, जहां उसे 3 विकल्प मिलते हैं, लॉन्ग स्वॉर्ड, स्टिलेटो या जैवलिन। नायक बिना देर किए स्टिलेटो डैगर चुन लेता है। हथियार की ताकत, अटैक पावर 15, एजिलिटी +1। वह अपने पुराने खून से सने साधारण खंजर को जमीन पर फेंक देता है और नए रेयर हथियार को हाथ में थाम लेता है। रही बात उस सोने के स्पेशल बॉक्स की, नायक मुस्कुराते हुए सोचता है कि इसे वह बाद में किसी बड़ी मुसीबत के वक्त खोलेगा। रियोमिन अपनी स्टेटस विंडो को खोलने का हुक्म देता है। इस बीच बैकग्राउंड में अफरा तफरी का माहौल है। दूसरे खिलाड़ी जिंदा बचे रहने के लिए
लिए खतरनाक हरे रंग के गॉब्लिनों से खूनी जंग लड़ रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है, लेकिन रियोमिन एक जादुई पीले सुरक्षा कवच बैरियर के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा है, मानो उसे इस तबाही से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रियोमिन सोच में डूब जाता है। उसे याद आता है कि इस बार खेल की शुरुआत में उसे एक ऐसी अनोखी उपाधि टाइटल मिली थी जो उसे पिछली 99 कोशिशों रिग्रेशंस में कभी नहीं मिली थी। वो अपनी स्टेटस विंडो पर नजर डालता है, जहां उसका उपनाम ब्लैक साइथ दिख रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसकी छिपी हुई उपाधि है, लास्ट टाइम रिग्रेसर। रहस्य का पर्दा उठाने के लिए रियोमिन अपने हाथ में लाल रंग के एक चमकते हुए जादुई रून के टुकड़े को लेता है और कहता है, इस्तेमाल करो। वो रून हवा में बिखर जाता है। सिस्टम ऐलान करता है कि रियोमिन को रून ऑफ रिग्रेशन यानी वापसी का रून मिला है, जो खिलाड़ी के शरीर पर छपने वाला है। लेकिन तभी एक एरर आता है। रियोमिन की आत्मा में पहले से ही इस रून के इतने अवशेष हैं कि नया अंकन फेल हो जाता है। सिस्टम बताता है कि यह रियोमिन की 100वीं और आखिरी वापसी है। रियोमिन हैरान रह जाता है। अगर ये उसकी आखिरी जिंदगी है तो इसके बाद मौत का मतलब हमेशा के लिए सब खत्म। रियोमिन को समझ आता है कि इस खेल में उपाधियां आम रून से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। इस 100वीं वापसी की वजह से अनलॉक हुई उपाधि लास्ट टाइम रिग्रेसर का प्रभाव बेहद खतरनाक है। अगर रियोमिन मर भी जाता है तो वो 1 मिनट तक आत्मा के रूप में रहकर खुद को अपनी 100% सेहत के साथ दोबारा जिंदा रिजरेक्ट कर सकता है। खेल में पुनर्जीवन का कौशल सिर्फ ऊंचे लेवल के पादरियों के पास होता है, और वो भी सिर्फ 30% सेहत ही ठीक कर पाते हैं। रियोमिन मुस्कुराते हुए सोचता है, ये तो कमाल की चीज मेरे हाथ लगी है, मुझे इसे छुपाकर ही रखना चाहिए। वो तुरंत अपनी इस गॉड लेवल उपाधि को प्राइवेट मोड पर सेट कर देता है। रियोमिन अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए सोचता है कि अब पहला राउंड खत्म होने वाला है और बाकी खिलाड़ी बाहर आते ही होंगे। उसे अपने दोस्त योंगमिन की चिंता होती है। तभी वो दूर मैदान में योंगमिन को गॉब्लिनों से वीरता से लड़ते हुए देखता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन अचानक आसमान में सफेद पंखों वाली एक खूबसूरत मगर बेहद क्रूर एंजेल प्रकट होती है। वो खेल को करीब से देख रही है और शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, खेल बड़ा उबाऊ होता जा रहा है, इंसानों की तादाद बहुत ज्यादा है। खेल को मजेदार बनाने के लिए वह एंजल अपनी जादुई ताकतों से मरे हुए 50,000 गॉब्लिनों को दोबारा जिंदा कर देती है और चिल्लाती है, इन्हें मार डालो। अचानक मैदान में गॉब्लिनों की बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। खिलाड़ी बेदम होकर गॉब्लिनों के खंजरों का शिकार बनने लगते हैं। मैदान इंसानों के खून से लाल हो जाता है। सिस्टम की स्क्रीन पर क्वेस्ट पूरी करने वाले खुशकिस्मत लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। 1021, 2131, 3533 और अंत में पूरे 5143। जैसे ही संख्या 5143 पर पहुंचती है, सारे गॉब्लिन अचानक गायब हो जाते हैं। बचे हुए खिलाड़ी हाफते हुए चारों तरफ देखते हैं। तभी एंजल बेरहमी से ऐलान करती है, चूंकि तय की गई संख्या पूरी हो चुकी है, खोज समाप्त होती है। बाकी जितने भी लोग बचे हैं उन्हें अब मरना होगा। यही खेल के नियम है। जो खिलाड़ी कुछ ही दूरी पर सुरक्षित जोन तक नहीं पहुंच पाए थे, वे तड़प तड़प कर रोशनी के गोलों में बदलने लगते हैं और रोते बिलखते दम तोड़ देते हैं। एंजल ताली बजाते हुए कहती है, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जिंदा बच गए। अब तुम सब वापस जा सकते हो। जाने से पहले एंजल स्क्रीन पर पहले राउंड के परिणाम दिखाती है। पूरे विश्व ऑल एरियाज में जिसने सबसे कम समय 10 मिनट 21 सेकेंड में इस राउंड को पार किया है, वह कोई और नहीं बल्कि हमारा रियोमिन यानी ब्लैक साइथ है। एंजल चौंक कर रियोमिन के पास आती है और पूछती है, ब्लैक साइथ, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? क्या तुम्हें कोई सीक्रेट रून मिला है? रियोमिन बिना डरे तंज कसता है, क्या तुम मेरी स्टेटस विंडो देखकर खुद नहीं जान सकती? एंजल अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहती है, मुझे तो सब पता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तभी रियोमिन एक ऐसा कदम उठाता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो एंजल की तरफ देखकर सीधे कहता है, एंजल, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? मुझे लगता है कि नंबर 1 आने वाले को जो पुरस्कार मिले हैं वो इस मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। ये सुनते ही मैदान में सन्नाटा छा जाता है। बाकी खिलाड़ी डर से कांपने लगते हैं कि इस लड़के ने साक्षात मौत एंजल को चुनौती दे दी है। एंजल की आंखें गुस्से से पीली पड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर एक भयंकर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, इस तुच्छ इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझसे और पुरस्कार मांगे, मैं अभी इसका सिर धड़ से अलग करूं। लेकिन तभी एंजल को याद आता है कि वो पहले ही राउंड के नियमों के तहत अपनी जान लेने वाली शक्ति का इस्तेमाल कर चुकी है और वो सिस्टम के नियमों के खिलाफ जाकर नंबर 1 खिलाड़ी को खुद नहीं मार सकती। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। अपनी हार को एक चाल में बदलते हुए एंजल अचानक मुस्कुराती है और अपनी उंगली हिलाते हुए कहती है, बेहतर पुरस्कार चाहिए? वैसे तो ऐसी मांगे तुरंत ठुकरा दी जाती है, लेकिन मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। चलो जरा अकेले में चलकर गुप्त बात करते हैं। बाकी के इंसान यही रुककर
मेरा इंतजार करे। एंजल र्यूमिन को अपने साथ एक सीक्रेट जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और र्यूमिन के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है, क्योंकि खेल अब बिल्कुल उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है। मुझे बार बार मुड़कर देखना पड़ रहा है कि तुम पीछे हो भी या नहीं, मेरे पास ही रहो। हीरो बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर। फरिश्ता मन ही मन हंस रहा होता है। वह सोचता है, ये इंसान जितने बेवकूफ हैं, उतने ही लालची भी हैं। इन्हें जब तक डांट ना पड़े कुछ समझ नहीं आता। इसे क्या पता कि इनाम बदलने की ताकत मेरे पास खुद नहीं है, और होती भी तो मैं इसे ठेंगा देता। इसे बस जो मिल रहा है चुपचाप ले लेना चाहिए था, पर अब मैं इसे इसके लालच का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा, यानी इसकी जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। फरिश्ता प्लान बनाता है कि जैसे ही वे बाकी इंसानों की नजरों से दूर घने जंगल में पहुंचेंगे, वह हीरो को निपटा देगा ताकि कोई गवाह न बचे और गेम के बड़े अधिकारी उस पर नियमों को तोड़ने का आरोप न लगा सके। जंगल के बीच पहुंचकर फरिश्ता बड़ी मीठी आवाज में पीछे मुड़ता है, हाँ तो मेरे प्यारे खिलाड़ी, तुम्हें कैसा इनाम चाहिए था? और बूम, इससे पहले कि फरिश्ता अपना वाक्य पूरा कर पाता, हमारा हीरो पलक झपकते ही उसके सामने आता है और उसके चेहरे पर एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ता है कि फरिश्ते के मुंह से खून का फव्वारा छूट जाता है। फरिश्ता हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उसकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। वह सदमे में है। क्या इस कीड़े जैसे इंसान ने अभी अभी मुझ पर हाथ उठाया? वह गुस्से में चिल्लाता है, कमीने इंसान, तेरी ये मजाल। फरिश्ता हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हीरो अपनी गजब की स्पीड से उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। फरिश्ता चौंक जाता है, वह कहाँ गया? तभी हीरो अचानक फरिश्ते के ठीक पीछे प्रकट होता है। वह फरिश्ते के खूबसूरत सफेद पंखों को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लेता है। फरिश्ते की रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ जाती है। वह चीखता है, रुको, तुम क्या करने की को, प्लीज रुक जाओ। पर हमारा हीरो कोई सीधा साधा लड़का नहीं, वह एक बेरहम शिकारी है। वह बिना दया दिखाए फरिश्ते के पंखों को बेरहमी से उखाड़ना शुरू कर देता है। पूरे जंगल में फरिश्ते के दर्दनाक चीखने की आवाज गूंज उठती है। क्या आग! पंख उखड़ने के बाद फरिश्ता जमीन पर तड़प रहा होता है। हीरो उसके ऊपर पैर रखकर बड़े शांत भाव से कहता है, इतना नाटक मत करो, अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। फरिश्ता दर्द से कांपते हुए कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना दर्दनाक है? हीरो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है, तुम भी मुझसे यही सवाल पूछने वाले थे ना? अपनी उस घटिया सी हंसी के साथ मुझे तड़पाते हुए फरिश्ता हकलाने लगता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हीरो फरिश्ते के पंखों के बीच छुपे एक चमकीले खंजर को बाहर निकालता है और कहता है, तुम इसी खंजर से मुझे पीछे से मारने वाले थे, है ना? मुझे सब पता था। फरिश्ते के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरा नाम ब्रियल और मेरे इस गुप्त प्लान के बारे में कैसे पता? हीरो अपनी खूनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए अपना हथियार निकालता है। फरिश्ता डर के मारे कांपने लगता है और धमकी देता है, अगर तुमने मुझे उंगली भी लगाई तो मेरे साथी फरिश्ते तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हीरो जवाब देता है, साथी फरिश्ते, तुम सब मतलबी कीड़े हो, तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फरिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। वह भीख मांगने लगता है, रुको, मुझे मत मारो, अगर मैं मर गया तो तुम कभी अपने असली घर वापस नहीं जा पाओगे। हीरो हंसता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। राउंड खत्म होते ही गेम हमें अपने आप हमारे असली शरीर में वापस भेज देता है। फरिश्ता सदमे में चला जाता है। इस इंसान को गेम के उन गुप्त नियमों के बारे में कैसे पता है जो केवल फरिश्तों को पता होते हैं? वह घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाता है, मैं तुम्हें इस खेल की हर गुप्त जानकारी दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। हीरो कहता है, मुझे तुम्हारी किसी जानकारी की जरूरत नहीं है। पिछले लूप्स जन्मों में तुम्हें बुरी तरह टॉर्चर करके मैं पहले ही सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे आकाओं का लक्ष्य और ये भी कि तुम इस पूरे खेल में सिर्फ एक मामूली मोहरे डाइड हो। फरिश्ते के मुंह से सिर्फ क्या निकलता है और अगले ही पल हीरो का हथियार फरिश्ते के सीने के पार हो जाता है। फरिश्ते की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह जमीन पर ढेर हो जाता है। जैसे ही फरिश्ता मरता है, हीरो के सामने चमकीली सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। देख, आपने एक फरिश्ते को मार गिराया है। डॉक्टर, आप पूरे खेल के इतिहास में फरिश्ते को मारने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हैं। बहौल, आपको एक एक्सक्लूसिव टाइटल मिला है, इतिहास का पहला फरिश्ता शिकारी, फर्स्ट एवर एंजल स्लेयर। बहौल, जब भी आप किसी दिव्य भगवान जैसे जीव, डिवाइन टाइप से लड़ेंगे, आपके सारे स्टैट्स सीधे दोगुने 200% हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हीरो के हाथ में एक चमकीली बोतल आती है जिसमें एंजल का खून, एंजल्स ब्लड है। साथ ही उसे एक और खतरनाक चीज मिलती है, नरसंहार का रून ऑफ स्लॉटर, जो सीधे उसके सीने में समा जाता है। इस रून का असर ये है कि हीरो अब जितने भी दुश्मनों को मारेगा, उसकी ताकत हर मौत के साथ 1% बढ़ती जाएगी, अधिकतम 100% तक। हीरो मन ही मन सोचता है, मुझे इन गुप्त इनामों के बारे में मेरे 13
13वें टाइम लूप में पता चला था। जब बाकी फरिश्तों को पता चलेगा कि पहले ही राउंड में मेरे पास एक वून आ चुका है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जैकपॉट था वो एंजल का खून। लेवल 10 पर पहुंचते ही इस आइटम का इस्तेमाल करके हीरो गेम का सबसे खतरनाक और हिडन क्लास चुन सकता है। ग्रिम रीपर यमदूत, जो आम 30 क्लासेस से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 10 पर मुझे एंजल का खून सिस्टम स्क्रीन से अपना रिवॉर्ड चुनता है। वो दूसरे राउंड के लिए तिगुना EXP बफ चुनता है ताकि वो जल्दी से लेवल 10 पर पहुंचकर ग्रिम रीपर बन सके। वो अपने मन में ठान लेता है, ये मेरा आखिरी टाइम लूप है, मुझे हर हाल में सबसे शक्तिशाली बनना ही होगा। तभी आसमान में जोरदार घोषणा होती है, पहला राउंड समाप्त। पहला राउंड समाप्त है। पूरी दुनिया में जीवित बचे लोग लगभग 90 करोड़। पहले राउंड में हीरो के विशिष्ट क्षेत्र एरिया ESKS 45 से 5 में जीवित बचे लोग केवल 5143। तभी सभी खिलाड़ियों की आत्माओं को उनके मूल शरीरों में वापस भेजा जा रहा है। दूसरा राउंड 1 फरवरी से शुरू होगा। मिलते हैं अगले राउंड में। अचानक एक तेज चमक और धमाके की आवाज के साथ वांग योंगमिन एक गहरी चीख उफ के साथ होश में आता है। वो हाँफ रहा है और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखता है, उसे एहसास होता है कि वो किसी काल्पनिक काल कोठरी में नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के सियोल शहर के प्रसिद्ध बॉसिंगराक पवेलियन के सामने वाले मैदान में जमीन पर गिरा हुआ है। वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और खुद से पूछता है, आखिर यहाँ क्या हुआ? योंगमिन अपने सिर को पकड़ लेता है। उसका सिर इतनी बुरी तरह दर्द कर रहा है जैसे अभी फट जाएगा। वो अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वहाँ मौजूद हर एक इंसान जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या बाकी सब भी उसी की तरह बेहोश हो गए थे? वो खुद से कहता है कि वह एक बेहद अजीब और डरावना सपना देख रहा था जो बिल्कुल असली लग रहा था। तभी वो कांपते हाथों से अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालता है। स्क्रीन पर समय सुबह के 5:20 और तारीख 1 जनवरी रविवार दिखाई देती है। योंगमिन चौंक जाता है क्योंकि उसने उस भयानक सपने में भी ठीक इतना ही समय 5 घंटे 20 मिनट बिताया था। धीरे धीरे आसपास के लोग भी कराहते हुए होश में आने लगते हैं। उनके शरीर टूटे नहीं रहे हैं और हर कोई अपने सिर को पकड़े हुए है। योंगमिन का एक साथी जिसका सिर मुड़ा हुआ है उठकर पूछता है, योंगमिन क्या मैं बेहोश हो गया था? योंगमिन उसे बताता है कि सिर्फ वो नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान बेहोश था। तभी पास बैठा एक दूसरा लड़का चिल्लाता है, मैं भी एक बेहद अजीब सपना देख रहा था जहाँ मैं गॉबलिन्स बौने राक्षसों से लड़ रहा था। दूसरा चिल्लाता है, मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। चारों तरफ शोर मच जाता है क्योंकि हर किसी ने वही एक जैसा सपना देखा था। योंगमिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि अगर हजारों लोगों ने एक ही जैसा सपना देखा है तो इसका मतलब वो सपना नहीं था। वो भारी आवाज में कहता है, वो कोई सपना नहीं था, वो सब सच था। वो गॉबलिन्स और पहला राउंड सब कुछ असली था। ये सुनकर उसका साथी खौफ से कांपने लगता है और हकलाते हुए पूछता है, तो क्या इसका मतलब हमें 8 फरवरी को सच में उस नरक में वापस जाना होगा? योंगमिन गहरी सांस छोड़ते हुए सिर्फ गाली बकता है। तभी भीड़ में से एक लड़का जमीन पर पड़े एक अन्य व्यक्ति को हिलाते हुए चिल्लाता है, अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है? अरे आंखें खोलो। योंगमिन का साथी उस बेसुध पड़े आदमी के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी का चेहरा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सफेद और बेजान हो चुका है। कांपते हाथों से वो उसकी नब्ज टटोलता है और उसकी नाक के पास हाथ ले जाता है। वो खौफ से चिल्लाता है, धत्ता, इसकी सांसें बंद है, इसकी नब्ज भी नहीं चल रही है, ये मर चुका है। योंगमिन उसे शौक में देखता है। ये बात पूरी भीड़ में आग की तरह फैल जाती है। लोग रोने और चिल्लाने लगते हैं। योंगमिन का साथी रोते हुए कहता है, क्या ये मुमकिन है कि जो लोग उस गेम में मर गए वे असली दुनिया में भी कभी नहीं उठेंगे? योंगमिन का गंजा साथी डर के मारे पीछे हटने लगता है। वो चारों तरफ फैली उन अनगिनत लाशों को देखता है जो अब कभी नहीं उठने वाली थी। प्लाजा में पड़े आधे से ज्यादा लोग असल में लाशें बन चुके थे। हर कोई दहशत में है कि क्या अगला राउंड भी इतना ही खूनी होने वाला है। जहाँ पूरी दुनिया इस आपदा से कांप रही है और रो रही है, वहीं योंगमिन अपने कांपते हाथों को देखता है, लेकिन ये डर के आंसू नहीं है। अचानक उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और सन की मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, ये तो बेहद शानदार है। योंगमिन की सनक और बढ़ती जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि अब चाहे कोई अमीर घर में चांदी
का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो या कोई गरीब, इस गेम में जीवित रहने के लिए सबको एक जैसी ही मेहनत करनी होगी। अब किसी को ये रोने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी कितनी नाइंसाफी से भरी है, क्योंकि ये गेम सबके लिए बराबर है। वो चिल्लाकर रोते हुए लोगों से कहता है, शांत हो जाओ कमीनों, तुम्हें बस जिंदा रहना है, फिर इतनी चिंता किस बात की। लेकिन एक लड़का अपना सिर पकड़कर रोता रहता है, ये नाइंसाफी है, मैंने अभी अपनी जिंदगी जी भी नहीं थी, अगर मैं मर गया तो। योंगमिन उस रोते हुए लड़के को दुत्कारते हुए कहता है, सभी इस मुसीबत में है, सिर्फ तुम नहीं, इसमें नाइंसाफी क्या है। पास खड़ा उसका साथी योंगमिन को घूरते हुए मन में कहता है, ये तो पूरा पागल है। वो योंगमिन से कहता है, तुम तो वैसे भी पहले एक गुंडे थे, तुम आज मर भी जाओ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। योंगमिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही हैं। उसका साथी पूछता है, किसे ढूंढ रहे हो, अपने उस नौकर जैसे लड़के को। योंगमिन के दिमाग में उस नीली आंखों वाले रहस्यमयी काले बालों वाले लड़के मुख्य नायक का चेहरा घूमता है। वो सोचता है, वो कहाँ गायब हो गया, बेहोश होने से पहले मैंने उसे यहीं देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले ही राउंड में मारा गया। फिर वो खुद ही हंसते हुए कहता है, हाँ, उसके जैसे लूजर का मरना ही तय था। लेकिन तभी योंगमिन की नजर भीड़ से बाहर जाते हुए एक शख्स पर पड़ती है जिसने चमचमाते हुए फैंटेसी आर्मर कवच पहन रखे हैं। योंगमिन चौंक जाता है, वो आर्मर, ऐसा नहीं हो सकता। योंगमिन तुरंत अपने मन में कमांड देता है, स्टेट्स विंडो। अचानक उसके सामने हवा में एक सुनहरी चमकती हुई स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन पर उसका नाम हुआंग योंगमिन, लेवल 5 और उसकी ताकत +22 जैसी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। योंगमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। स्टेटस विंडो सच में खुल गई। देखते ही देखते प्लाजा में मौजूद अन्य लोगों की भी स्टेटस विंडोज हवा में पॉपअप होने लगती है। लोग हैरान है कि वे केवल अपनी ही स्क्रीन देख पा रहे हैं। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है कि गेम के स्टेट्स और आइटम्स अब असली दुनिया में भी काम कर रहे हैं। योंगमिन अपनी इस नई ताकत को आजमाने के लिए जमीन से कंक्रीट का एक बड़ा टुकड़ा उठाता है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और बिना किसी प्रयास के अपनी बढ़ी हुई ताकत +22 स्ट्रेंथ के कारण उस पत्थर को चूरे चूरे में बदल देता है। पत्थर की धूल उसके हाथों से गिरती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी खुशी आ जाती है। यह सच में अद्भुत है। अब सीन बदलता है और एक न्यूज चैनल की स्क्रीन दिखाई देती है। न्यूज एंकर बेहद गंभीर आवाज में बताती है, आज सुबह एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जोंगनो के बोसिंगडाक प्लाजा में नए साल के समारोह के दौरान अचानक 10,000 नागरिक बेहोश हो गए। वीडियो फुटेज में दिखाया जाता है कि आसमान में फरिश्ते के रूप में एक रहस्यमयी सुनहरे पंखों वाली महिला प्रकट हुई थी जिसने लोगों से कुछ कहा था। तभी एक महिला ने उस पर उंगली उठाई और वो एक रहस्यमयी धमाके में मारी गई, जिसके बाद पूरी भीड़ बेसुध हो गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बेहोश होने वाले सभी लोग 15 से 29 साल के थे और ये घटना केवल कोरिया में नहीं बल्कि दुनिया के 128 देशों में एक साथ हुई है। स्क्रीन पर इस न्यूज वीडियो के नीचे के इंटरनेट कमेंट्स दिखाए जाते हैं। लोग इसे मानने से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पत्रकारों ने गांजा फूंक रखा है, तो कोई इसे अप्रैल फूल का मजाक बता रहा है। एक कमेंट कहता है, 1.8 अरब आत्माओं का अपहरण। भाई, फेक न्यूज बनाने वालों का लेवल ही अलग है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि दुनिया बदलने वाली है। तभी सीन असली नायक नीली आंखों वाले हुडी पहने लड़के पर शिफ्ट होता है, जो सड़क पर चलते हुए अपने फोन में ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो ठंडी आवाज में बुदबुदाता है, चलो आखिरकार ये शुरू हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। न्यूज में आगे बताया जाता है कि सुबह 5:20 बजे बेहोश हुए लोगों में से आधे तो उठ गए, लेकिन बाकी के आधे लोगों को दिल का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए मर गए। देश की 11% आबादी अचानक खत्म हो चुकी है। नायक सोचता है कि असली समस्या ये नहीं है, बल्कि असली समस्या ये है कि खिलाड़ियों की गेम की शक्तियां अब असली दुनिया में आ चुकी है। नायक काले बालों वाला लड़का सोचता है कि अभी तो लोगों के लेवल्स कम है, इसलिए सब शांत है। लेकिन जैसे जैसे ये खिलाड़ी लेवल अप करेंगे, वे इंसानी हथियार बन जाएंगे जिन्हें दुनिया की कोई भी सेना या परमाणु हथियार भी नहीं रोक पाएगा। नायक मन में कहता है, मैं इस दुनिया को तबाही के नरक में गिरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राउंड 20 आने से पहले ही ये धरती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। वो अपने हुड को ठीक करता है, उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमकती है। वो कहता है, इसका केवल एक ही रास्ता है, इन सभी खिलाड़ियों को अपनी अत्यधिक और अटूट ताकत से अपने नियंत्रण में लेना। वो सोचता है कि इस बार उसे अपनी पिछली जिंदगी से अलग तरीका अपना होगा। गेम के नियमों के अनुसार असली दुनिया में फैले बॉस रूम को खोलने के लिए उसे कम से कम 5 मजबूत खिलाड़ियों की टीम की जरूरत है। उसके दिमाग में पहले से ही कुछ शक्तिशाली खिलाड़ियों कैंडिडेट्स के नाम है और उन्हें अपने साथ कैसे मिलाना है इसकी योजना भी तैयार है। लेकिन अभी एक्शन लेने का समय नहीं है, वह सोचता है, क्योंकि अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी एक काम है। वह चलते हुए अपने पुराने
पुराने तंग अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खोलकर जब वह अंदर आता है तो रसोई में रखे कप नूडल्स को देखकर मुस्कुराता है। चलो आज रात के खाने में फिर से नूडल्स ही है। वह दबे पैर अपने छोटे भाई के कमरे में जाता है। उसका छोटा भाई रियू वॉन, जो मिडिल स्कूल के तीसरे साल में है, बेड पर चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। नायक उसे देखकर मुस्कुराता है। इसका बड़ा भाई रात भर घर नहीं आया और यहाँ इतनी गहरी नींद सो रहा है। तभी कमरे में रखी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर दिखाई देती है। नायक भावुक होकर सोचता है कि एक कार एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद उनका हंसता खेलता परिवार बिखर गया था और तब से वही अपने छोटे भाई वोनी का एकमात्र सहारा और गार्जियन अभिभावक है। धीरे से आगे बढ़ता है और अपने भाई के हाथ पर लगे एक छोटे से जख्म पर प्यार से पट्टी बैंडेड लगा देता है। पट्टी लगाने के बाद वह धीरे से अपने भाई के सिर को हिलाता है। रियू वॉन अपनी आंखें मलता हुआ उठता है। ह्यूंग भैया, नायक कहता है। वोनी उठ जाओ, सुबह हो गई है। छोटा भाई घड़ी देखता है और शिकायत करते हुए कहता है, हाँ भैया, अभी तो सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा सो पाए, नायक अचानक उसकी पूरी चादर एक झटके में हवा में उड़ा देता है। छोटा भाई चौंक कर उठ बैठता है। अरे ये क्या है? नायक एक जोड़ी कपड़े उसकी तरफ फेंकते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहता है, हमारे पास अब सोने का बिल्कुल समय नहीं है। जल्दी से अपने कपड़े बदलो, हमें अभी बाहर निकलना होगा। छोटा भाई उबासी लेते हुए कपड़े पहनने लगता है और चिढ़कर पूछता है, आखिर हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अगर आप मुझे सूर्योदय दिखाने ले जा रहे हैं तो मैं वापस सोने जा रहा हूँ। तभी नायक मुड़ता है। उसकी आंखें बेहद ठंडी और गंभीर है। वो अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो वॉनी, अब आराम से सोने का समय खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया एक भयानक नरक में बदल चुकी है। छोटा भाई अपने भाई के चेहरे पर ऐसा खौफनाक सीरियसनेस देखकर डर जाता है। वो पूछता है, भैया क्या उस घंटाघर समारोह में कुछ बहुत बुरा हुआ है? नायक अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और बाहर की धुंधली सुबह की तरफ देखते हुए कहता है, बस मेरे साथ बाहर आओ, जो भी हुआ है मैं तुम्हें रास्ते में चलते चलते समझाता हूँ। दोनों भाई इस बदल चुकी नई और खतरनाक दुनिया का सामना करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। दोनों भाई सुबह के अंधेरे में सुनसान गलियों से गुजरने लगते हैं। भाई का उतरा हुआ और गंभीर चेहरा देखकर रियू वॉन मन ही मन सोचता है, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो भैया इतने ज्यादा सीरियस है। तभी उसका भाई मुड़कर पूछता है, वॉनी तुम्हें सच में नहीं पता कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है? जरा अपने फोन पर ट्रेंडिंग सर्च खोलकर देखो। रियू वॉन जैसे ही अपना फोन निकालता है, इंटरनेट पर उड़ रही खबरों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। आसमान में अचानक एक फरिश्ता एंजल प्रकट हुआ है जिसने इंसानों की आत्माओं को खींचकर उन्हें दूसरी दुनिया में बंदी बना लिया है। रियू वॉन घबराकर अपने भाई की तरफ देखता है। भैया कहीं तुम भी? उसका भाई एक ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, हाँ मैं भी उसी खौफनाक जगह पर था। वहाँ मैंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतारा है। तब कहीं जाकर मैं बमुश्किल अपनी जान बचाकर वापस लौट पाया हूँ। ये सुनकर रियू वॉन बुरी तरह डर जाता है। वो झट से अपने भाई का हाथ पकड़कर उसके शरीर को देखने लगता है कि कहीं उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं आई। उसका भाई कहता है कि मेरी चिंता मत करो, लेकिन रियू वॉन भावुक होकर कहता है, मैं चिंता कैसे न करूं? मम्मी पापा के जाने के बाद इस दुनिया में तुम ही मेरे इकलौते परिवार बचे हो। वो जानता था कि उसके भाई के भीतर पहाड़ों जैसी मानसिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ है जिसने उन्हें आज तक संभाला हुआ है, लेकिन 100 राक्षसों से लड़ना एक बिल्कुल अलग बात थी। ऊपर से उसका भाई शारीरिक रूप से कोई बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर नहीं था। तभी उसका भाई एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसका डर दूर करते हुए बताता है, तुम गलत सोच रहे हो छोटे। उस दूसरी दुनिया का नियम अलग है। वहाँ गेम्स की तरह एक स्टैट्स सिस्टम काम करता है, यानी तुम्हारी असली दुनिया की शारीरिक कमजोरी वहाँ मायने नहीं रखती। वहाँ सब कुछ तुम्हारी गेम लेवल और स्टैट्स पर निर्भर करता है। इसीलिए अब शांत हो जाओ। रियू वॉन को थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वे दोनों चलते चलते एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग के पास आ चुके हैं। वह अपने भाई को रोकता है और पूछता है, लेकिन भैया तुम मुझे अब तक कहाँ ले जा रहे हो? ये तो बताओ। उसका भाई अपनी जेबों में हाथ डाले बेहद ठंडे और कातिलाना अंदाज में जवाब देता है, हम बाम ताइग्यू के ठिकाने पर जा रहे हैं, वही कमीना जो तुम्हें स्कूल में बुली करता है और परेशान करता है। ये सुनते ही रियू वॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हकलाते हुए पूछता है, भैया तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? रियू वॉन ने आज तक अपनी मार खाने और टॉर्चर होने की बात अपने भाई से छुपा कर रखी थी, ताकि वह पहले से ही दुखी भाई को और परेशान ना करे। लेकिन सच ये था कि एमसी को ये बात उसके पिछले रिग्रेशन के दौरान पता
पता चली थी। जब वो राउंड 1 से बैक आया था तो उसे रियोवोन के गायब होने की खबर मिली। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि ताइग्यू ने रियोवोन को इतना बेरहमी से पीटा था कि वह अंधा होने की कगार पर पहुंच गया था। उस दिन अपनी कमजोरी पर आंसू बहाने के बाद उसके भाई ने कसम खाई थी कि वह अब किसी भी कीमत पर अपने छोटे भाई पर आंच नहीं आने देगा। दूसरी तरफ उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। बांग ताइग्यू, जो कि एक भारी भरकम और क्रूर लड़का था, कुछ लाचार छात्रों को बेरहमी से लात घूसों से पीट रहा था। वह चिल्ला रहा था, कमीनो, मैंने तुम सबसे 2000 वॉन लाने को कहा था, तुम खाली हाथ कैसे आए? ताइग्यू का खौफ इतना ज्यादा था कि उसके साथ खड़े बाकी गुंडे भी मन ही मन सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताइग्यू से कभी पंगा नहीं लेना है। ताइग्यू पैसों का जुगाड़ ना होने पर बुरी तरह झल्ला रहा था, क्योंकि उसे एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी। तभी उसका एक चमचा उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करता है। अरे ताइग्यू, देखो कौन आया है, तुम्हारा वही पुराना नौकर एरन बॉय रियोवोन। ताइग्यू कमीनी मुस्कान के साथ मुड़ता है। अच्छा, तो वह साला रियोवोन आ गया। वैसे भी नए साल के मौके पर उसकी थोड़ी हड्डियां तोड़ना तो बनता था। चलो आज उसी से पैसे वसूल करेंगे। वह रियोवोन को एक अनाथ और कंगाल समझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जैसे ही धुंध छटती है, ताइग्यू देखता है कि इस बार रियोवोन अकेला नहीं है। उसके आगे एक काले बालों वाला, नीली आंखों वाला लड़का खड़ा है, जिसके चेहरे पर खौफ का एक भी कतरा नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और आत्मविश्वासी मुस्कान है। ताइग्यू गुस्से में चिल्लाता है, अरे ओ रियोवोन, तेरे साथ ये कौन साला खड़ा है? क्या तू मेरे मनोरंजन के लिए एक और बकरे को साथ लाया है? वह लड़का एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी आंखों में कातिलाना चमक लाते हुए कहता है, मैं वोनी का बड़ा भाई हूँ। ताइग्यू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रियोवोन की तरफ देकर अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि अपना मुंह बंद रखना, लेकिन तूने घर पर शिकायत कर दी। आज तू और तेरा ये भाई दोनों मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगे। ताइग्यू का एक चमचा हवा में हाथ उठाकर रियोवोन के भाई का मजाक उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, क्या तेरा भाई लड़ना भी जानता है? लेकिन इससे पहले कि ताइग्यू का चमचा कुछ समझ पाता, रियोवोन का भाई बिजली की रफ्तार से एक ऐसा जोरदार और जानलेवा मुक्का या लात उसके चेहरे पर जरदा है कि हवा में खून के फव्वारे छूट जाते हैं। वह गुंडा सीधा हवा में उड़ता हुआ कबाड़ के डिब्बों पर जाकर गिरता है। अब सीन में एंट्री होती है गैंग के लीडर यानी एक मोटे तगड़े बदमाश बैंग ताइग्यू की। वह नायक को बेहद कमजोर और एक मामूली किताबी कीड़ा नर्ड समझ लेता है। नायक को देखकर वह कमीनी मुस्कान के साथ अपने मन में सोचता है, इसे जरूर कहीं से थोड़ी बहुत बॉक्सिंग सीखने को मिल गई है, पर बस इतने से हुनर के दम पर ये मेरे सामने आने की जरूरत कर रहा है। वह पूरी तरह से नायक को कम आंक रहा है। मोटा बदमाश बड़े ही घमंड से नायक की तरफ कदम बढ़ाता है। हवा में उसकी भारी कदमों की धमक साफ महसूस हो रही है। वह नायक को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे वन्नी के बड़े भैया, तुम यहाँ जो इतनी उछल कूद मचा रहे हो वो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुमने कहीं से बॉक्सिंग के 2-4 पैंतरे सीख लिए हैं। वह नायक के करीब आकर उसे मानसिक रूप से डराने की कोशिश कर रहा है। बदमाश नायक के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के कद और काठी में भारी अंतर है, जिसका फायदा उठाकर बदमाश नायक पर रौब जमाना चाहता है। वह हंसते हुए कहता है, लेकिन तुमने एक सबसे जरूरी बात नहीं सीखी। बॉक्सिंग में वेट क्लास का क्या महत्व होता है। मेरा भारी शरीर तुम्हारे इन हल्के मुक्कों को यूं ही झेल जाएगा। जहाँ कोई भी आम इंसान इतने भारी भरकम गुंडे को सामने देखकर डर जाता, वहीं हमारा नायक बेहद शांत खड़ा है। वो एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरता है और ठंडे लहजे में कहता है, ओह, तो इसका मतलब तुम शायद आजकल खबरें न्यूज नहीं देखते। नायक की आंखों की चमक बता रही है कि अब इस मोटे गुंडे का काल आ चुका है। नायक की यह बेरुखी और शांत स्वभाव देखकर मोटा बदमाश चिढ़ जाता है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो अपना मुंह बिगाड़ कर झल्लाते हुए पूछता है, क्या, कौन सी खबरें? नायक उसकी इस नासमझी पर बस एक ठंडी सांस लेता है और करके मुस्कुरा देता है। अब मोटे गुंडे का सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाता है, कौन सी खबरें साले चूतिए? वो अपनी पूरी ताकत लगाकर नायक के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मुक्के की रफ्तार इतनी तेज है कि हवा में एक बैंगनी रंग का एनर्जी ट्रेल बन जाता है, लेकिन नायक की आंखें बिल्कुल स्थिर है। मोटा गुंडा एक भारी भरकम छलांग लगाता है। नायक मन ही मन उसकी इस बेवकूफी भरी हरकत को देखता है। तुम उड़ती हुई गिलहरी की तरह। गुंडा हवा में चिल्लाता है, कमीने। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का नायक के पास पहुंचता है, नायक पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। गुंडे का मुक्का सिर्फ हवा को चीर कर रह जाता है। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। मोटा गुंडा हवा में ही बुरी तरह हांफने लगता है। हाफ हाफ उसके माथे से पसीना छूटने लगता है।
देखता है। उसकी आंखों में अब खौफ साफ देखा जा सकता है। वो हैरान होकर सोचता है कुछ बहुत अजीब है, मैं इसे एक भी मुक्का क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, क्यों इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। नायक अब गुंडे के बिल्कुल पीछे आ चुका है और उसकी आंखों में एक नीली जानलेवा चमक है। वो अपने मुक्के में नीली ऊर्जा को समेटते हुए कहता है, अगर तुमने हाल ही की खबरें देखी होती तो तुम मेरे जैसे एक प्लेयर पर हमला करने की गलती कभी नहीं करते। ये एक अल्टीमेट प्रो प्लेयर मोमेंट है। गुंडा पीछे मुड़कर नायक को मारने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, साले पागल। लेकिन नायक इतनी तेजी से मूव करता है कि गुंडे को समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ गया। ओह, वो कहाँ गायब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं। अगले ही पल नायक का एक जोरदार मुक्का सीधे गुंडे के जबड़े पर पड़ता है। केओक। गुंडा जमीन पर गिर जाता है और जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में उसका टूटा हुआ दांत और खून होता है। वो पूरी तरह दहल जाता है। गुंडा गुस्से और दर्द से पागल हो जाता है। वो लड़खड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बस एक मुक्के में ढेर कर सकता हूँ। लेकिन नायक रुकने का नाम नहीं लेता। वह एक के बाद एक गुंडे के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है। गुंडा मन ही मन रो पड़ता है, भक्त तेरे की, ये बंदा जानबूझकर सिर्फ मेरे चेहरे को निशाना बना रहा है। ये चालाक कमीना, काश मैं बस एक मुक्का मार पाता, बस एक बार। अंत में वह पूरी तरह टूट जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज छोड़ दो। नायक बिना किसी दया के गुंडे को आखिरी शॉट मारता है। गुंडा जमीन पर औंधे मुंह गिरता है और उसके मुंह से लार और खून टपकने लगता है। उर्ग आ केओहेओक। नायक उसके सामने एक राजा की तरह खड़ा होकर उसका नाम लेता है, बैंग टाइग्यू। नायक गुंडे के पास जाता है और उसकी आंखों में चमक बरकरार है। गुंडा खौफ से कांपते हुए पीछे हटता है, पास मत आना, प्लीज रुक जाओ। वहीं बाकी के बचे हुए चमचे डर के मारे पिछले दरवाजे से दुम दबाकर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। नायक मन ही मन सोचता है, इतनी बार समय में पीछे लौटने के बाद भी मैं उस दिन की अपनी भावनाओं को नहीं भूल सकता। उस भयानक नरक का दोबारा सामना न करने के लिए मुझे इस दुनिया में सबसे मजबूत बनना होगा। वह टाइग्यू का गला दबोचकर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है, तो फिर तुम्हें मेरे भाई को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। गुंडे की आंखों की पुतलियां डर के मारे सिकुड़ जाती है। वह दर्द और खौफ से चीखने लगता है। नहीं। नायक उसके हाथ को पकड़ता है और ठंडे लहजे में कहता है, बैंग टाइग्यू, मेरे भाई को दोबारा हाथ लगाया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। गुंडा रोते हुए हाथ जोड़ लेता है, मैं जानता हूँ, मैं उसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। नायक मुस्कुराता है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इंसानों का मन बदलते देर नहीं लगती, इसलिए मुझे पूरा पक्का करना होगा। और कड़क की आवाज के साथ वह गुंडे की हड्डी तोड़ देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद नायक का छोटा भाई वॉन्नी हैरान होकर उसके पास आता है। ओम भैया, अभी अभी आपने वह सब कैसे किया? क्या आपने कोई मार्शल आर्ट सीखा है? नायक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तो तुमने खबरें ठीक से नहीं पढ़ी? प्लेयर्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल असली दुनिया में भी कर सकते हैं। जब वॉन्नी पूछता है कैसे, तो नायक अपने हाथ में जादुई सुनहरी ऊर्जा पैदा करता है और हवा में से अचानक एक चमचमाती हुई काली डैगर चाकू को समन कर लेता है। वॉन्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हवा में से अचानक एक चाकू निकल आया, वो है। वॉन्नी चाकू को देखकर सम्मोहित हो जाता है। वह उत्सुकता से पूछता है, तो अभी जो आपकी फुर्तीली हरकतें थी, क्या वे भी दूसरी दुनिया की शक्तियां थीं? आपने उसके सारे मुक्के आसानी से चकमा दे दिए। नायक समझाता है, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि गेम सिस्टम में मेरी फुर्ती एजिलिटी का स्टैट 11 है। एक आम इंसान का स्टैट 3 होता है और किसी एथलीट का 10। जब वॉन्नी पूछता है कि लेवल अप होने पर क्या होगा, तो नायक झूठ बोल देता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी उस लेवल पर नहीं गया। नायक मन ही मन सोचता है कि वो वॉन्नी को कभी नहीं बताएगा कि वो एक रिग्रेसर है, क्योंकि अपनी 11वीं रिग्रेशन में जब उसने सच बताया था तो एक दुश्मन प्लेयर ने वॉन्नी को किडनैप कर लिया था। वो अपने भाई को दोबारा किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। अतीत की कड़वी यादों को भुलाकर नायक मुस्कुराता है और कहता है, वॉन्नी, क्या तुम कन्वीनियंस स्टोर पर नाश्ता करना चाहोगे? तुम्हें भूख लगी है ना? भाई खुशी खुशी हाँ कहता है। वे दोनों एक चमचमाते हुए कन्वीनियंस स्टोर QS24 में दाखिल होते हैं। वॉन्नी नूडल्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन नायक कहता है, तुम चलो, मैं बस एक सेकंड में आया। वो स्टोर के अंदर लगे ATM मशीन के पास जाता है। नायक अपना कार्ड मशीन में डालता है। वो मन ही मन सोचता है, मेरी जीवन भर की जमा पूंजी कुल मिलाकर 1,33,000 वॉन। वो मशीन से 1 लाख वॉन कैश निकाल लेता है, जिससे उसके अकाउंट में सिर्फ 33,222 वॉन बचते हैं। जब वो हाथ में 50,000 के चमचमाते नोट लेकर आता है तो वॉन्नी चौंक जाता है। आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले? नायक प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे इनका कहीं सही इस्तेमाल करना था। वह वॉन्नी को महंगे फूड सेक्शन के पास ले जाता है और कहता है, चलो, आज जो तुम्हारा मन करे
वो चुनो। वॉनी डरते हुए कहता है, पर भैया यहाँ तो सब बहुत महंगा है, सब 5,000 वॉन से ऊपर का है। अगर हमने ये खाया तो आगे का खर्च कैसे चलेगा? नायक उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, सब चल जाएगा, आज नया साल है, जो खाना है खुलकर खाओ। भाई की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह अपनी मनपसंद ग्रिल्ड रेड चिली पेस्ट पोर्क बेली का डिब्बा उठा लेता है। मैं इसे कब से चखना चाहता था, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नायक अपने भाई की इस खुशी को देखकर संतोष की सांस लेता है।